नमस्कार। आज हम हेनरी बालो की एक बहुत ही कमाल की कविता बिल्डिंग द नेशन को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे क्या गहरा मतलब छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कविता शुरू होते ही पहली लाइन से एकदम सीधे पॉइंट पर आ जाती है। एक बड़ी गर्व भरी घोषणा है। हमारा नैरेटर जो एक ड्राइवर है वो कहता है, आज मैंने देश को बनाने में अपना योगदान दिया। और बस यही दो लाइंस इस पूरी कविता की नींव रखती हैं, इसका सेंट्रल थीम सेट करती हैं, नेशन बिल्डिंग। अब इस कहानी में हमारे सामने दो किरदार हैं और दोनों की दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है हमारा नैरेटर यानी ड्राइवर और दूसरी तरफ है उसका बॉस, एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर जिसे कविता में कहा गया है परमानेंट सेक्रेटरी या शॉर्ट में पीएस। तो ये परमानेंट सेक्रेटरी आखिर होता कौन है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा, सबसे सीनियर अधिकारी होता है। मतलब ये एक ऐसा पद है जिसके साथ बहुत बड़ी ताकत और रुतबा जुड़ा होता है। तो उस दिन ड्राइवर का काम क्या था? उसे अपने साहब को एक इम्पॉर्टेंट अर्जेंट फंक्शन पर लेकर जाना था। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे देश का कोई बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा हो, है ना? तो ये जरूरी फंक्शन असल में था क्या? वेल, ये बस एक लंच था और यहीं से कवि का व्यंग्य यानी सटायर शुरू होता है। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इस आधिकारिक लंच में आखिर हुआ क्या क्या। तो पीएस साहब का ये जरूरी काम क्या था, चलिए देखते हैं। शुरुआत हुई ठंडी बियर और फजूल की बातों से, फिर आया फ्राइड चिकन जिसके साथ चल रही थीं झूठी तारीफें। इसके बाद आई वाइन, क्यों? ताकि जो खोखली हंसी थी उसको भरा जा सके। फिर आइसक्रीम ताकि स्टीरियोटाइप जोक्स पर पर्दा डाला जा सके। और सबसे आखिर में कॉफी ताकि साहब को नींद ना आ जाए। आप देख रहे हैं कवि ने इस पूरे मेन्यू के जरिए कितनी खूबसूरती से यह दिखाया है कि कैसे पावर में बैठे लोगों के लिए ऐशो आराम ही देश सेवा का दूसरा नाम है। अब लंच खत्म हो चुका है और माहौल बदलता है। वापसी के रास्ते में गाड़ी में पीएस और ड्राइवर के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत शुरू होती है और इसकी पहल खुद पीएस करता है। जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए। पीएस गाड़ी में बार बार जम्हाई ले रहा है और फिर शायद सिर्फ खुद को जगाए रखने के लिए वो अचानक ड्राइवर से पूछता है, दोस्त तुमने लंच किया? इस सवाल की टाइमिंग देखिए। ये कोई सच्ची चिंता से नहीं पूछा गया है। ये बस अपनी बोरियत को मिटाने का एक तरीका लग रहा है। और ड्राइवर का जवाब क्या कमाल का जवाब है। वो कहता है, नहीं किया, मैं तो डाइटिंग पर हूं। ये कितना चालाकी भरा जवाब है। ये अपनी गरीबी, अपनी भूख को अपने बॉस के सामने छिपाने का एक तरीका है। आखिर वो सीधे सीधे शिकायत करने की हिम्मत कैसे जुटा सकता है? और अब आता है कविता का वो हिस्सा जो आपको हैरान कर देगा। ये वो पल है जहां पीएस अपने त्याग और अपनी तकलीफों की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। पीएस कहता है, मोनांची, मैंने भी कहा कुछ खाया है, मैं तो देश के जरूरी काम में लगा हुआ था। मोनांची का मतलब होता है आम नागरिक। जरा सोचिए, एक इतनी शानदार दावत उड़ाने के बाद वो ये दावा कर रहा है और अपनी तुलना उस ड्राइवर से कर रहा है जो सच में भूखा है। ये पाखंड, ये हिपोक्रेसी की हद है। और इसकी शिकायतें तो सुनिए। वो कहता है कि ये जो राजनयिक कर्तव्य है ना, ये उसे जबरदस्ती करने पड़ते हैं और इनकी वजह से उसे पेट में अल्सर और गैस की शिकायत हो गई है। या उस पर खुद पर तरस खाना और उसकी असलियत के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ नजर आता है। और फिर आती है वो लाइन जो इस पूरे पाखंड को एक नए लेवल पर ले जाती है। वो फिर से जमाही लेते हुए कहता है, देश बनाने के लिए हमें कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। सोच कर देखिए, वो ज्यादा खाने से हुई बदहजमी को देश के लिए एक महान बलिदान बता रहा है। अब कविता का फोकस ड्राइवर पर शिफ्ट होता है। अब हम उसके मन में चल रहे विचारों को सुनते हैं और यहीं पर कविता का असली गहरा संदेश हमारे सामने आता है। और दोस्तों, यही इस कविता का दिल है। पूरा सार इन्हीं शब्दों में है। दोनों को पेट में तकलीफ है, लेकिन वजह बिल्कुल अलग है। पीएस का अल्सर है शानदार दावतों की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से, जबकि ड्राइवर का अल्सर है भूख की वजह से, बिल्कुल ना खाने की वजह से। एक ही दर्द, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब हम कविता के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस साझा दर्द और अलग अलग हकीकत के विचार को एक साथ लाता है। कविता के आखिर में कवि एक बार फिर इन दोनों किरदारों को एक साथ लाता है। वो कहता है कि शाम को दो राष्ट्र निर्माता घर पहुंचे और दोनों के पेट में बहुत भयानक दर्द था। ये लाइन हमें कविता के आखिरी और सबसे तीखे व्यंग्य के लिए तैयार कर रही है। और कविता का अंत होता है सिर्फ दो शब्दों से, डिफरेंट वेज, यानी अलग अलग तरीकों से। इन्हीं दो शब्दों में पूरी कविता का निचोड़ है। हाँ, दोनों ने दर्द सहा, हाँ, दोनों ने राष्ट्र बनाया, लेकिन एक ने बहुत ज्यादा खाकर और दूसरे ने भूखे रहकर।
ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में छिपी हुई गहरी असमानता पर एक सीधा और करारा प्रहार है। तो ये कविता हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि राष्ट्र निर्माण का असली मतलब आखिर है क्या, और इस निर्माण का असली बोझ, असली दर्द आखिर उठा कौन रहा है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही लिटरेरी एनालिसिस पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।